हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने साइंस के एमसीक्यू एंड फिलिप्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में जो वेरी शॉर्ट है एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड लास्ट जो आपके डायग्राम्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, जो मैंने आपको बताया था एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर का आया था और 12 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो अपन के खालिस्तान यानी फिलिप्स का आया था, जिसमें 6 फिलिप्स पूछे जाएंगे पर 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1-1 नंबर के आएंगे और 12 आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। तो सबसे पहले तो बिंदु संरचना बनाने के लिए तो भाई सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए क्या है तो वो क्या है C2H6। C2 का मतलब 2C। ठीक है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे 2C, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे डबल के सॉरी सिंगल। उसके बाद H6 बनाने, तो 1H यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ और एक और एक यहाँ, इस तरीके से कितने हो गए 6 हो गए। ये बनाया हुआ है, मैं आपको अगेन बना के बता रही हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है या जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें क्या होता है देखो, कार्बन को अपने शेल में अपना कितने कंप्लीट करने होते हैं 8 कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, उसी जगह H को अपने शेल में 2 कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ संयोग बनाया था। अब देखो, एक अपना डॉट इसका और एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन का। ठीक है, एक H का और एक कार्बन का, फिर H का, फिर कार्बन, फिर H, फिर कार्बन, इस तरीके से अपन को पूरे बनाने। ठीक है, अब H के आपको सेपरेट करने, तो ये इस तरीके से H का अपना खुद का हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला H के पास 2-2 चाहिए इसको। तो ये देखो, एक खुद का और एक किसका लिया इसने, कार्बन का, वापस एक खुद का एक कार्बन का, इस तरीके से इसने अपने 6H को कंप्लीट करा। ठीक है, अब कार्बन के टोटल कितने चाहिए 8, तो देखो यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, दिख गया। तो इस तरीके से अपन को इस पूरे को कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, 6 यहाँ पे 2 ये 8, इसी तरह इस कार्बन के भी 6 ये रे 2 ये 8। ठीक है, तो देखिए क्लियर। इस तरीके से एथेन की जगह दूसरे का भी आ सकता है, तो ऐसे ही तरीके से आपको बनाना है। पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके बाद ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर, 1 नंबर में ये क्वेश्चन है। सेकंड है विद्युत जनित डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सेकंड, इसी का ही इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका आंसर क्या है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक क्वेश्चन तो किसी न किसी कमी से वो पूछने वाला है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा रोग होता है, सॉरी, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। तो क्या होगा, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे गेंगा रोग। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गॉइटर। फोर्थ क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम क्या है, राइट फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या आंसर होगा इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो। ठीक है, लाइफ प्रोसेस वाला क्वेश्चन और जो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े तक के क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो इसके मैंने 2 लिख दिए, जो आपको फटाफट से याद हो जाए या दोनों ही याद हो जाए तो मस्ट बेटर है। ठीक है, कौन सा है, ईस्ट या हाइड्रा। इंग्लिश में भी ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है।
विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बॉडी पोजीशन एंड बैलेंस, कौन सा शरीर अपन की बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस बना के चलता है, मेंटेन करता है अपन के बॉडी पोजीशन को, कि अपन की बॉडी है जो इस तरीके से खड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से बैठना है अपन को, वो पूरा बॉडी पोजीशन कौन डिसाइड करता है, कौन मेंटेन करता है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अनुमस्तिष्क, इंग्लिश वाले लिखेंगे सेरिब्रम। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो इसका आंसर क्या है, CaCO3। क्या है मार्बल का रासायनिक सूत्र, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H9OH का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ C4H9O4। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लियर। हिंदी वाले बच्चे इसमें लिखेंगे, इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह के क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है, मतलब पृथ्वी जो है आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर वाले जो पोर्शन पर ऊपर वाले जो क्षेत्र है उस पर जितनी भी ऊर्जा का संग्रहण होता है वो क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो द एनर्जी स्टोर, ऐसी एनर्जी जो स्टोर करते हैं इन दी हॉट रीजन, ठीक है, गर्म एरिया पर ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन धातुओं के नाम लिखो जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो ऐसी दो धातुएं हैं, कौन कौन सी, गैलियम और सीजियम। ठीक है, जिसको आप यहाँ रखोगे हथेली पर उस पे ही वो उड़ जाती है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है नेम दी मेटल्स विच मेल्ट व्हेन कीप्ड ऑन पाम। तो आंसर क्या है, गैलियम, वही सेम, और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना है। तो कौन सी ग्रंथि है वो, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से आपको जो थायराइड ग्रंथि है उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं कि कहाँ पर होती है, इससे होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद है राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो आंसर क्या होगा इसका, सेम, थायराइड ग्लैंड। फिर है किस देश को पवन का देश कहा जाता है, मतलब जहां जब सबसे ज्यादा पवन है तो वो कौन, इसका आंसर क्या है, वो कौन सा देश है, डेनमार्क। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड। सेम, डेनमार्क। क्लियर। तो आपके यहाँ पे पूरे वेरी शॉर्ट वाले यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न अपन कर चुके हैं। ठीक है, 12 के 12 पूरे करे हैं। उस अब करते हैं अपन शॉर्ट पे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर, चलिए करते हैं। अब आपके शॉर्ट टाइप यानी लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ये पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका, 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मतलब लार का जो है अपन की बॉडी में क्या रोल होता है, वो क्या काम करता है। इंग्लिश में है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड को डाइजेस्ट करने में ये क्या हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो भी अपन खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद है किसी लेंस की फोकस दूरी। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको अगर कोई डिफरेंस पूछा जाता है तो 2 डिफरेंस करके आने हैं। अगर आपसे कोई ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 से लेकर 5 लाइनों में आपको उसको करना है। ठीक है, किसी लेंस की फोकल दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है, तो फोकल दूरी क्या, फोकस दूरी कितनी है, 0.5, और उसमें क्या निकालनी है अब, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/f, 1 में 0.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगाएंगे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती है उतने 0 क्रॉस सेक्शन में जाते हैं। पॉइंट हटाया तो 1 डिजिट है, तो ऊपर ये इससे कट किया तो क्या आया 2D। मीटर में मत लिखना, D में लिखना। ठीक है, क्योंकि जो लेंस की क्षमता है उसकी यूनिट क्या होती है, D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, अभी वाली जो आवर्त सारणी है और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करो। मतलब आपको डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला तो आपको 2 बताने हैं। ठीक है,
इंग्लिश में क्वेश्चन है कंपेयर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उन दोनों ने ही अपने एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया था अपने अपने टेबल में, उसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं फिर ये चीज़ कह रही हूँ कि डिफ्रेंशिएट जो होता है वो हमेशा इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियमित तथा विसरित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखो। राइट टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे मतलब नियमित और विसरित क्या होती है, मतलब जैसे मैंने कोई एक लाइट किसी सामने अगर लाइट करी है पास, ठीक है, तो वो किसी से टकरा कर वापस बाउंस होके अपन के पास आएगी, तो यहाँ से मैंने जो भेजा वो नियमित था यानी नॉर्मल रे थी, टकरा के उस सतह से, उस पोर्शन से, उस सरफेस से वापस आपके पास आती है, तो वो जो लाइट आपके पास वापस आती है वो क्या है, विसरित परावर्तन मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। क्लियर। और 2 डिफरेंस तो खुद ही ने बोल दिया। फिर है वैद्युत परिपथ क्या है, इसका एक दुष्परिणाम लिखो, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन इसका मैंने लिखा नहीं। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यही है। वैद्युत परिपथ क्या है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। इसका एक दुष्परिणाम लिखना है, तो राइट 1 पॉइंट ऑफ हार्मफुलनेस। कितना अपन के लिए हार्मफुल है उस पर 1 पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि एक ही बोला है तो वही एक ही लिखना है, ठीक है। धातु के 2 गुण लिखो। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो जो ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आपके धातु के बारे में पूरी है। कौन सी जैसे इसने बोला था कि 2 गुण लिखने हैं, अब ये नहीं बोला रासायनिक गुण लिखने हैं या कौन से गुण लिखने हैं, ठीक है। तो अपन को कोई से भी अपनी मर्जी से 2 गुणों को लिखना है। तो ऐसे ही यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, एक लाइन में लिख के मत छोड़ देना, कम से कम एक प्रॉपर्टी को 2 लाइन में तो लिखना है। क्लियर। कार्बन को अत्यधिक अनुकूल तत्व क्यों कहा जाता है, ये रहा, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। राइट 1 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट, इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर। कार्बन को अत्यधिक अनुकूल तत्व क्यों कहा जाता है। वाई इज कार्बन कॉल्ड अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, ठीक है। कार्बन जो होता है वो अत्यधिक अनुकूल तत्व क्यों है, मतलब कार्बन इतना फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए वो फ्रेंडली इसलिए कि सबके साथ फ्रेंड बन के चलता है, ठीक है, हर किसी के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे आलू होता है ना सब्जी में, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है, वैसे ही कार्बन है। क्लियर। चलिए अब इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो 4 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 2 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपरागण क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा आपको, 1 नंबर यहाँ मिलेगा। अब इसने यहाँ पे नहीं बोला कितने फायदे लिखने हैं, तो आपको कम से कम 2 तो लिख के आने हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट व्हाट आर इट्स एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही सॉकेट में एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधित्रों यानी कि संयंत्र है ना, उसको संयोजित करने से क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन टू मैनी एप्लीकेंट्स आर प्लग्ड इनटू वन सॉकेट। अगर एक ही सॉकेट में आप बहुत सारे प्लग्स को चालू कर देते हो, उनको लगाते हो, तो क्या हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक इतनी सी चीज़ के ऊपर, इतने से बोर्ड के ऊपर आप इतने सारे एक ही सॉकेट होगा, बहुत सारे प्लग डालोगे तो उस पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ने के कारण क्या होगा, वो एकदम से उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हिंदी में क्वेश्चन है कोई 2 कारक लिखने हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसको रोकता है, ठीक है। ऐसे 2 फैक्टर लिखने हैं जो उस पर डिपेंड होने से रोकेगा, ठीक है। तो इसने 2 बोले हैं तो आपको सीधे 2 लिखने हैं, है ना। 14 है निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। किस किस को, संकलन अभिक्रिया को और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। अब लिखने का तरीका देखो उसको क्या है, प्रेजेंटेशन आपकी क्या रहेगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो।
तो आपको इस तरीके से पहले ऐसे लिखना है, संकलन अभिक्रिया इक्वल्स टू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, डिफाइन एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन, तो अब वो ऐसे लिखेंगे एडिशन रिएक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, पूरा लिखना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे उसकी पूरी डेफिनेशन लिख के एक लाइन छोड़ के फिर उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल इस टाइप से आपको लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डालना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर उसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट की संरचना बनानी है 2 नंबर में, ठीक है, इसको नेमिंग भी करके आना है। उसके बाद है निस्थापन तथा वर्जन में क्या अंतर है, राइट डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड सैलिनेशन, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं बोला, कितने लिखने हैं तो आपको 2 लिख के आने हैं, क्लियर। अब आपके यहाँ पे शॉर्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपन अगले क्वेश्चन कौन सा आएगा अपन का, लॉन्ग, तो वो करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हिंदी में है दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न। ये क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल यहाँ पे 12 नंबर कवर करना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये 2 पार्ट में, तो मतलब इसके जो 3 नंबर होंगे वो पहला वाला तो छोटा ही है, तो 1 + 2 करके होगा, ठीक है, क्लियर। क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। पर एक्चुअली रीज़न क्या है कि आपको लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, अपन बचपन में यही सोचते थे, लेकिन जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो समझ में आया था कि वो टिमटिमाते नहीं है, ऐसा अपन को लगता है, ठीक है, एक्चुअली में वो कभी टिमटिमाते नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, वाई डू स्टार ट्विंकल, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, ठीक है, रीजन देना है अपन को पूरा, तो पहले इसके बारे में आंसर देना, एक लाइन छोड़ना, फिर नेक्स्ट उसके बारे में आंसर देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, अब इसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये भी किस तरीके से होगा, 1 + 2 के तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेत्र बैंक क्या है ये आपको बताना है, दूसरा क्या है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है, ठीक है। तो इसमें जो चित्र है इसने बोला नहीं है, देखो सॉरी यहाँ पे इसने बोला है नामांकित चित्र है, अगर ये नामांकित चित्र नहीं बोलता केवल चित्र बोलता तब भी आपको नाम तो उसके लिख के आने हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आई बैंक, सेकंड पॉइंट है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, क्लियर। अभी आपको मैंने वो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में भी, वेरी शॉर्ट में भी और अभी लॉन्ग में भी, तीनों में मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जिसमें डायग्राम्स थे, ठीक है। उसके अलावा भी वीडियो के एंड में भी मैं आपको वो मेन डायग्राम्स भी बता दूंगी जो बड़े क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात एवं समवर्ती अंग किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। वही सेम है, ये तीनों 1-1 नंबर में जाएगा। समजात अंक की जो डेफिनेशन लिखोगी वो 1 नंबर की होगी, समवर्ती अंक की डेफिनेशन वो 1 नंबर की होगी और उदाहरण वो 1 नंबर का होगा। व्हाट इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, गिव एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय मतलब लॉन्ग टाइप वाले का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य लिखिए, कि इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, वो किस काम में आता है। तो आपको पूरा ढंग से लिख के आना है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन ये है, फिर नीचे कार्य इक्वल्स करके पूरे कार्य लिख के आने हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी बताना है, ठीक है। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन स्कैड बाय पैनक्रियास ग्लैंड, राइट द नेम ऑफ डिसीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, क्लियर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड लास्ट डायग्राम्स, ठीक है। चलिए अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो यहाँ पे आपके 3 आएंगे, ठीक है। 3 में से आपको तीनों ही करने हैं, अथवा में यानी और में क्वेश्चंस आने वाले हैं और पर क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। पूरा एक बड़ा भी दे सकता है, डिवाइडेशन में 4 पॉइंट भी दे सकता है, 3 पॉइंट भी दे सकता है और 2 पॉइंट भी, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब इसमें से फर्स्ट है जिसके अंदर 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 एफ से परे वस्तु रखे जाने पर उत्तल लेंस द्वारा आरेख बनाना है, ठीक है। उत्तल और अवतल लेंस सीखें,
उसमें अपन अनंत पे बिंदु रखते हैं, अनंत पे कोई वस्तु रखी जाती है, एफ पे रखी जाती है, सी पे रखी जाती है, इन दोनों के बीच में रखी जाती है। तो किसी भी कंडीशन से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, गोलाकार दर्पण से संबंधित शर्तों को परिभाषित कीजिए। क्षेत्र में उसका क्या रोल है गोलाकार दर्पण का, और मुख्य अक्ष पर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है वो बताना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, ड्रॉ दी रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, यहाँ पे आप लोग इस पे फोकस जरूर करना कि कौन सा मिरर, कौन सा लेंस मतलब कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस पूछ रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से। ठीक है, आप कोई बच्चे बस है ना लेंस पढ़ लेते हैं, तो ये तो देखो पहले कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f का मतलब होता है 2f से परे मतलब दूर। बी पॉइंटेड, डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, पोल या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट में पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बैठा। सेकंड, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, इसका कारण बताना है। तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 के 2 भिन्न रूपों के नाम लिखने, मतलब इसके और क्या नाम हो सकते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन देखो 3 पूछे हैं, तो पहला वाला 2 नंबर का है। 2 नंबर का कैसे, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो बच्चा लिखेगा 1 नंबर उसको, उपयोग जो लिखेगा 1 नंबर उसको। तो यहाँ पे आपको 2 उपयोग लिख के आने। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कारण बताना है, तो लंबा चौड़ा कारण आपको नहीं बताना, मेन कारण ही बताना है, तो वो 1 नंबर का इसलिए। थर्ड वाले में भी 2 भिन्न रूप बताने, तो ये भी 1 नंबर का है। 2 नाम बताओगे तो आधा आधा मिलेगा, जो बच्चा 1 नाम बताएगा उसको आधा नंबर होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 1 यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 1 यूज, तो 1 लिखना है, नहीं तो 2 लिखने हैं। ठीक है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी 2 पार्ट है। मानव हृदय काट का नामांकित चित्र बनाओ। इंग्लिश में है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड है, मानव में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करो, ये क्यों आवश्यक है, मतलब मानव में इंग्लिश में है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन व्हाई इट इज नेसेसरी। दोहरा परिसंचरण क्यों अपन के शरीर में होता है और ये क्यों आवश्यक है वो आपको लिखना है। अब बात आती है कि 4 नंबर के क्वेश्चनों को कितना लिख के आना है। तो अगर ये पॉइंट में पूछता है तो मैंने बता दिया कैसे लिखना है, नहीं पॉइंट में पूछता, पैराग्राफ वगैरह का अगर कोई क्वेश्चन बैठता है तो आपको वो पूरे एक पेज में करके आना है। और अच्छे से प्रेजेंटेशन, फिर कह रही हूँ, बहुत अच्छे से करके आनी है, हर जगह काटा पीटी आपको नहीं करनी है। एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही आपको लाइन खींचनी है। क्लियर, इसके बाद भी अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जितनी हो सकेगी उतनी पूरी हेल्प करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, अब लास्ट जो चीज़ बची है वो है डायग्राम्स, तो चलते हैं डायग्राम्स की ओर। डायग्राम्स देखिए कौन कौन से आने वाले हैं। पहला है जल का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डायग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, पहला आपको ये रेडी करना है और सबकी नेमिंग जरूर करनी है। ठीक है, नेमिंग किसी की नहीं छोड़नी है। सेकंड, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट, जो अपन ने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो ये तो कर लेना। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र एक्सेटरी सिस्टम, तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अगर ये वाला डायग्राम आता है तो ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये वाला 4 नंबर में आएगा। ठीक है, डायग्राम भी आएगा, उसको लेबलिंग भी करनी है, मतलब नामांकित भी करना है और इसके बारे में व्याख्या भी एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये वाला 3 या 4 दोनों में से किसी एक में भी आ सकता है। उसके बाद श्वसन तंत्र का अगर केवल डायग्राम आता है तो वो 2 नंबर में आएगा, अगर बड़ा में आता है तो 4 नंबर में आएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र ये 4 नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल ये 2 नंबर में आएगी केवल अगर इसका डायग्राम आता है तो, या 3 नंबर में भी आ सकता है। 3 नंबर में कैसे आएगा, इसका डायग्राम और उसके फंक्शन पूछ लेगा, मतलब इसके कार्य पूछ लेगा। ठीक है, विद्युत मोटर ये केवल अगर चित्र बनाने के लिए यानी डायग्राम बनाने के लिए देता है तो 2 नंबर में आएगा, नहीं तो फिर ये 3 नंबर में आएंगे जिसपे इसके कार्य के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है,
तो मैंने आपको MCQ से लेकर डायग्राम तक पूरा एक एक चीज़ को मेंशन कर दिया, हर चीज़ समझा दी कि कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है, वो पहले ही वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से साइंस की प्रैक्टिस करना है और जितने भी डायग्राम हैं उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन बना के आना है। प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार चीज़ कह रही हूँ। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, अगर आपका पेपर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।